हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 3, जिसमें हमें पढ़ना है समकालीन दक्षिण एशिया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान के बारे में जानेंगे, कैसे भारत के साथ संघर्ष है, कैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र है, ये सब के बारे में। फिर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और फिर सार्क देशों के बीच में। तो अगर दक्षिण एशिया के देशों की बात करें तो ये प्रमुख रूप से, अगर जो वर्ल्ड मैप पे देखें तो ये है दक्षिण एशिया। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसको एक एक करके हर देश के बीच में कैसा वहां का लोकतंत्र है, किस टाइप की सरकार चलती है वहां, और भारत के साथ उन देशों का कैसा संबंध है। ठीक है, तो ये सब के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। समकालीन दक्षिण एशिया, अगर हम इसकी बात करें तो भारत में एक सार्क सम्मेलन हुआ था। इंट्रोडक्शन की वजह, सार्क की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की। ठीक है, 1985 में। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और इसके अंदर भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल। इसे दक्षेश भी कहा जाता है। और अफगानिस्तान को फिर 2007 में इसमें जोड़ा गया। तो अभी सार्क में कितने देश हैं? तो अभी सार्क में है 8 देश। सार्क में कितने देश हैं? 8। स्थापना किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। कब? 1985 में। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद 1998 में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश जो है ना परमाणु संपन्न हो गए। जब दोनों देश परमाणु संपन्न हो गए तो पूरे वर्ल्ड की जो नजर है ना दक्षिण एशिया पे पड़ी, कि दक्षिण एशिया के प्रमुख देश भारत और पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश हो गए। तो अब देखिए, हमारे देशों के बीच में, जो सार्क के बीच में है, जितने भी देश आते हैं हमारे आसपास, तो पड़ोसियों के पास के साथ हमारा सीमा विवाद है। नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहता है। इसके अलावा भी कई तरह के विद्रोह हैं, जातीय संघर्ष है, संसाधन के बंटवारे को लेकर के भी इन क्षेत्रों में विवाद चलता रहता है। ये सब की आशंका बनी रहती है। तो ये आशंका वाला एक तरीके से क्षेत्र भी कहा जाता है। तो पूर्ण रूपेण पूरे वर्ल्ड लेवल पे दक्षिण एशिया की नजर, दक्षिण एशिया नजर में आया सभी लोगों के लिए 1998 में, जब दोनों देश परमाणु संपन्न हो गए। साउथ एशिया के 2 देश परमाणु हथियार बना लिए। तो देखिए, हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध सीमा विवाद का हर किसी के साथ रहता है। जहां भी आपका घर होगा, तो आपके घर की जमीन कितनी है, कहाँ तक आपका एरिया है, कहाँ तक आपके पड़ोसी का एरिया है, तो पड़ोसियों के साथ ही सीमा विवाद जनरली। तो जहां पे हम बॉर्डर साझा करेंगे वहीं पे सीमा विवाद होगा, वही होना ही होना। तो यही सब कारणों से दक्षिण एशिया का एक बहुत सा जो ये इलाका है हमारा साउथ एशिया वाला, ये पूरा जो ये साउथ एशिया का ये जो पूरा इलाका है, ये साउथ एशिया का पूरा इलाका संवेदनशील बना हुआ रहता है। बहुत सारे विशेषज्ञ ऐसा भी मानते हैं कि आज जैसे पूरे विश्व में ये क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला है, कि अक्सर जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ युद्ध की संभावनाएं बनी हुई रहती हैं। तो इस चैप्टर में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच वाले सभी संघर्ष और संघर्षों की उसकी प्रकृति कैसी है, और ये देशों के बीच में हमारा भारत के साथ संबंध कैसा है, और इस चलिए देखते हैं हम लोग साउथ एशिया, मतलब दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें देखने की, तो इसमें जो है प्रमुख रूप से जो देश आते हैं, ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो ये सब प्रमुख देश आते हैं जो दक्षिण एशिया में माने जाते हैं। तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसका, अगर जो हम उत्तरी भाग की बात करें कि इसके उत्तर में क्या है, तो दक्षिण एशिया एशिया के उत्तर में है हिमालय। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। पश्चिम में यही वाला जो क्षेत्र है, इसमें अरब सागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो दक्षिण एशिया का चौहद्दी इस तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक दृश्य है। इस क्षेत्र की चर्चा जो है ना, कभी कभी इस क्षेत्र में म्यांमार और अफगानिस्तान को शामिल कर लिया जाता है, कि दक्षिण एशिया में म्यांमार और अफगानिस्तान भी आते हैं, और अफगानिस्तान को मान भी लिया गया है कि साउथ एशिया का ही पार्ट है। 2007 में सार्क में भी उसको जगह दे दी गई। इसी के साथ एक और भी देश है जिसको, चीन भी एक दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश है, लेकिन
चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। भारत दक्षिण एशिया का केंद्र में स्थित है, बिल्कुल सेंटर में स्थित है भारत, और जिसके कारण बहुत सारा संघर्षों से जुड़ा हुआ है भारत। इधर पाकिस्तान, फिर नेपाल, चाइना, तो जिनके जिनके साथ हम बॉर्डर साझा करते हैं, लगभग उन दो देशों के साथ हमारी स्थिति सीमा विवाद के चलते विवादास्पद। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में ही आज हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे और पाकिस्तान को ही समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के साथ संबंध कैसे हैं, क्या यहाँ की नीति रही, कैसे यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, इंडिया जो है अगस्त 1947 में आजाद होता है। आजादी के समय भारत का जो विभाजन है, विभाजन के क्रम में एक पाकिस्तान नया राष्ट्र बनता है जो धर्म के आधार पर बना हुआ है, जिसकी मांग 1940 में की गई थी मुस्लिम लीग द्वारा कि हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। और इस तरीके से 1947 में भारत के विभाजन के कारण पाकिस्तान बना। ठीक, और इसमें जो पाकिस्तान जो बना, जिसके दो भाग में पाकिस्तान बना, एक तो बना पश्चिमी भाग और एक बना पूर्वी भाग। पूर्वी भाग की बात करें तो अभी जो बांग्लादेश है वो भी पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था। पश्चिमी भाग, इधर ये है पश्चिमी भाग वाला पाकिस्तान, और बीच में फिर भारत, और फिर पूर्वी भाग में बांग्लादेश। तो पाकिस्तान जो पूरा था वो दो भागों में था आजादी के बाद, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, जिसे बोला जाता था पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, 1956 में इसका संविधान लागू हुआ। आजाद हुआ देश 1947 में, राष्ट्र बना 1947 में, और इसका संविधान कब लागू हुआ? 1956 में। तो इसने अपने संविधान में एक संसदीय प्रणाली स्थापित की और वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को दी गई। जैसे भारत में भी उसी टाइप की प्रणाली कुछ है कि जैसे हमारे पास ही संसदीय प्रणाली है, वास्तविक सत्ता किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है और मंत्रिपरिषद के पास। तो उसी तरीके की कोशिश की पाकिस्तान ने भी बनाने की, क्योंकि पाकिस्तान, भारत का संविधान पाकिस्तान से पहले बन चुका था। राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष बनाया गया। वहां के जो लोकतंत्र बनाया उसमें राष्ट्रपति को एक नाम मात्र का अध्यक्ष बनाया गया, और ये प्रणाली सफल नहीं हो सकी। मतलब जो ये 1956 में ये संसदीय प्रणाली बनाई थी, ये सक्सेस नहीं रही। तो देखिए, भारत की पाकिस्तान की स्थिति को समझिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में रहे और कारण क्या है जो पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से इतना, आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई है पाकिस्तान। तो राष्ट्रपति वहां पे नाम मात्र के रह गए, लेकिन जिसका कारण ये हुआ कि ये जो प्रणाली, संसदीय प्रणाली पाकिस्तान ने लोकतंत्र के रूप में या अपने संविधान के रूप में लागू किया, जो सफल नहीं हो सका। एक के बाद एक प्रधानमंत्री आए, लेकिन 1958 में यहाँ सैनिक शासन स्थापित हो गया। मतलब संसदीय प्रणाली को पूरा कंट्रोल कौन कर लिया? सैनिक, पाकिस्तान की आर्मी। ऐसे भी पाकिस्तान की आर्मी बहुत ताकतवर है, वहां की सरकार की भी नहीं सुनी। तो 1958 में पहली बार सैनिक शासन स्थापित हो जाता है पाकिस्तान में। ऐसा होने से क्या होता है? लोगों के मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता जो होती है उसको कुचल दी जाती है, वो खत्म हो जाता है। और पाकिस्तान में सेना बहुत प्रभावशाली है, जिसके कारण यहाँ कई बार सैन्य शासन लागू हो चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान में संविधान बनने के बाद शासन का कमान जो है जनरल आयूब खान ने अपने हाथों में लिया। कौन? आयूब खान, नाम याद रखिएगा। आयूब खान ने अपने हाथों में पाकिस्तान का संविधान बनने के बाद अपना शासन लेते हैं। अपना निर्वाचन भी करा डाला, मतलब चुनाव करा के अपने आप को जिता डाला। जनता ने आयूब के प्रति गुस्सा जाहिर की कि भाई तुमने सही तरीके से नहीं किया है, और आयूब के सैनिक शासन का रास्ता समाप्त हो गया। आयूब खान के बाद ये जो सैनिक शासन थे, जो सैनिक कब्जा कर लिया था, चुनाव करा के अपने आप को वहां निर्वाचन करके स्थापित कर लिया, लोगों का गुस्सा हुआ। एक समय के बाद, गुस्सा के बाद वहां फिर सैनिक शासन का रास्ता समाप्त हो गया। अगले बाद आयूब खान के बाद बनती है वहां जनरल आहिया खान। जनरल आहिया खान सैनिक शासन का कमान अपने हाथों में ली, और इन्हें 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध का भी सामना करना पड़ गया। किनको? ये याहिया खान, जिसके कारण इनका भी वहां हार गई भारत से, और लगभग 93,000 सैनिक इनके घुटने टेके थे भारत के खिलाफ। भारत
ने जब उन 93,000 सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया और सारे सैनिकों ने घुटना टेक दिया। तो इनके बाद 1971 के बाद याहिया खान जो बनी, और याहिया खान का भी वहां पे 71 के बाद इनका भी सत्ता समाप्त हो जाता है। तो देखिए, जब एक चीज को देखिए, यायूब खान ने क्या कर लिया, यायूब खान ने अपने आप को निर्वाचन कर डाला कि भाई हम लोकतांत्रिक हैं, लोगों का गुस्सा आया, लेकिन एक तरीके से इनका रास्ता पूरा साफ हो गया, भाई सैनिक भी सत्ता में आ सकते हैं, सैनिक भी सत्ता में आ सकते हैं। फिर याहिया खान 71 के युद्ध में हार गई, जिसके कारण इनका भी शासन समाप्त हो गया। अब आगे आते हैं, याहिया खान के बाद आई जुल्फकार अली भुट्टो। याहिया खान के बाद आई जुल्फकार अली भुट्टो। तो इनकी अगुवाई में भी एक निर्वाचित सरकार बनी, जो 71 से 77 तक टिका हुआ रहा। कब तक? 71 से 77 तक। वहां के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं अभी हम लोग, वहां की संसदीय प्रणाली और वहां कैसी कैसी सत्ता हस्तांतरण हुई। तो जुल्फिकार अली भुट्टो कब तक रही? 71 से 77। 77 में फिर आई जनरल जियाउल हक। इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया और इसने 1982 तक शासन किया। 77 के बाद कौन आए? जनरल जियाउल हक, इसकी सरकार को गिरा देता है। जुल्फिकार अली भुट्टो को शासन करता है 1982। 82 के बाद पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन होता है। लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन होता है कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया पाकिस्तान में। तो उसके बाद आती है बेनजीर अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। और फिर बाद में नवाज शरीफ की सरकार बनती है, जो 1999 तक कायम रहती है। नवाज शरीफ नाम आपने सुना होगा। 1999 में फिर एक घटना होता है, उसी समय कारगिल का युद्ध हो रहा होता है, और उसी के बीच में फिर से सेना हस्तक्षेप करती है। और वहां के जो सेना के जनरल रहते हैं परवेज मुशर्रफ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा देते हैं। 2001 में मुशर्रफ क्या करते हैं, अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करते हैं। जो पहले प्रधानमंत्री ताकत होता था, तो इन्होंने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करते हैं और अपने आप को वहां सत्ता पे काबिज कर लेते हैं। पाकिस्तान में सैनिक शासन जारी हो गया दोबारा से। जो एक लोकतंत्र कोशिश हुई थी, लोकतंत्र नाम मात्र का चलाने का, उसके बाद फिर से पाकिस्तान में सैन्य शासन होता। वर्तमान की अगर बात करें अभी, तो 11 अप्रैल 2022 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। लेकिन मुनीर जो है जनरल पाकिस्तान के आर्मी के, वो अपने आप को भी एक अपने ताकतवर के रूप में रखे हुए हैं। बहुत सारे विदेशों के साथ उनकी मीटिंग वगैरह होती है। ट्रंप के साथ भी वो मंच साझा करते हुए दिखे मुनीर। तो ये थी पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या चला था। तो एक तरीके से कहा जाए तो पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम मात्र का ही, ठीक है। तो ऐसा एक सही ढंग से लोकतंत्र जो अस्थायी नहीं चल सका पाकिस्तान में, उसका कारण क्या रहा? अगर हम इसको कारण पे नजर डालें, तो एक था दबदबा। किसका दबदबा? तो पाकिस्तान में ना धर्मगुरु, सेना और जमींदार के जो समाज है, जमींदार समाज के लोग, इनका काफी दबदबा है। तो इन लोग सरकार को सही ढंग से चलने ही नहीं देते, और इन्हीं लोगों के इशारे पे मतदान भी होता है। धर्मगुरु ने जिसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है, जिसके खिलाफ कुछ ऐसे बोल दिए, भाई धर्मगुरु ने बोला है तो चलो इनकी बात को सुनो। सेना ताकतवर है तो सेना कभी कभी भी हस्तक्षेप कर देती है। सेना ने बहुत सारी कंपनियां बना रखी है और बीच बीच में सत्ता में भी काबिज होते रहते हैं। तो पहला कारण है दबदबा। किसका? धर्मगुरु का, सेना का और जमींदार का। उसके दूसरा कारण क्या है वहां लोकतंत्र स्थायी नहीं होने का? दूसरा कारण है भारत और पाकिस्तान का विवाद। तो भारत और पाकिस्तान के जो है ना विवाद अक्सर होते रहते हैं। इसका विवाद के लेकर के जो वहां की पाक की सेना है, वहां के लोकतांत्रिक दल को डरपोक बैठाते हैं कि भाई आप भारत पे हमला नहीं करते। लेकिन वहां की सरकार को पता है ना, कि पता है कि हम भारत से हमला करेंगे तो क्या स्थिति उनकी होगी। तो उसके कारण ये होता है कि पाकिस्तान की सेना वहां की सरकार को कमजोर बताती है, डरपोक बताती है, और ये कहते हैं कि हमारे सेना ही कश्मीर को ला सकता है। लेकिन वहां की सरकार और भी जो भी समर्थित देश है पाकिस्तान के, उन लोगों को पता है कि भारत क्या कर सकता है ऐसा करने के बाद।
तो ये सब के कारण से सोच समझ के कदम उठाते हैं। लेकिन हमेशा ये जो है भारत पाक के विवाद को लेकर के सेना मजबूत होती जाती है, और कभी कभी बिना वहां की सरकार की अनुमति के भी भारत के खिलाफ जंग के रूप में कुछ न कुछ गोलीबारी या कुछ ऐसे घटनाएं कर जाते हैं। तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्तर पे लोकतंत्र के प्रोत्साहन में बहुत कम समर्थन मिलता है। जैसे बहुत सारे देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अक्सर जो है पाकिस्तान की राजनीतिक प्रक्रियाएं जो है उसमें हस्तक्षेप करती है। जैसे चीन पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अमेरिका पाकिस्तान को हथियार बेचता है। तो ये सब कारणों से भी ना, ये सब जो देश हैं, ये इनके अंदर के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं, इनको अपना उपदेश देते हैं, इनको अपना ज्ञान देते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा करो, जिसमें पाकिस्तान जो अपना जो है पाकिस्तान कर सकता है वो कर नहीं पाता है। तो ये सब देशों का समर्थन पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए एक तरीके से खतरा है, जिसके कारण लोकतंत्र अस्थायी नहीं रह पाता है। ये तो देश लोग हैं, पाकिस्तान की सरकार को कुछ कहते हैं, सेना कुछ चाहती है, जनता कुछ चाहती है। अगला जो है लोकतंत्र नहीं स्थापित होने के कारण पश्चिमी देश और अमेरिका। पश्चिम के जो देश हैं वो अमेरिका को आतंकवाद होने के कारण पाकिस्तान में सेना को अधिक प्रभाव मिलता है। देखिए, पश्चिमी देश और अमेरिका जो है इनको आतंकवाद का खतरा होता है। तो ये सब के आतंकवाद खतरा होने के कारण जो है ना पाकिस्तान में सेना को ज्यादा प्रभाव मिलता है। मतलब ये सब देशों का ऐसा कहना है ना कि ये सब देशों से आपको या कोई भी देश से आतंकवाद का खतरा है, हमारे यहाँ से हथियार ले लो, और ये सब चीजों से बल मिल जाता है किसको? पाकिस्तान की सेना को। पाकिस्तानी की सेना को जो प्रभाव मिलता है, बल मिल जाता है, इससे ये अपने तरीके से मनमाने काम करने लग जाता है। इससे क्या होती है कि सिविल संस्थाएं जो है, सिविल सोसाइटी कमजोर होता है और सेना का प्रभाव बढ़ जाता है। तो ये सब देश की वजह से इनकी आंतरिक स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है और वहां पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। यही सब कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की मजबूती को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हैं, फिर भी वहां की जनता लोकतंत्र के समर्थन में बहुत सक्रिय है, और मानव अधिकार की रक्षा उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की हम एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के रूप में बन जाएं, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर हम संघर्षों की बात करें, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये संघर्ष जो है अक्सर चलते रहते हैं। इसका मेन जो है, कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हो चुके हैं। जैसे 47-48 में शुरुआत में एक युद्ध हुआ, 1965 में एक युद्ध हुआ, फिर 1971 में एक युद्ध हुआ, फिर कारगिल युद्ध 1999 में हुआ, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ये सब चीजें चलती रहती है। एक तो हो गई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ना कश्मीर को लेकर के 1948 में भी युद्ध हुआ, और कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक चला गया थोड़ा सा पाकिस्तान के पास, जिसे इन लोग बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसे पीओ को मिला जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और दूसरा हिस्सा है जम्मू कश्मीर का प्रांत कहलाया, जो अभी भारत के कब्जे में है। और ये जो पाकिस्तान के कब्जे में जो हिस्सा चला गया, उसको कहा जाता है, पाकिस्तान लोग इसको बोलते हैं आजाद कश्मीर, और जो भारत के पास हिस्सा है कश्मीर का, उसको बोलते हैं कि गुलाम कश्मीर। तो ये जो दोनों हिस्से के बीच में एक एलओसी कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे संघर्ष होते रहते हैं, और भारत हर समय ये प्रयास में रहता है कि हमारा जो पूरा जो कश्मीर है वो एक हो जाए। और 1962 के युद्ध में एक अक्साई चीन का था, इन वाले क्षेत्रों का, ये अक्साई चीन जो चीन के कब्जे में है 1962 के युद्ध के बाद। तो भारत हर हाल में चाहता है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत क्लेम करता है कि हमारा है, पाकिस्तान कहता है कि जो भारत के पास कश्मीर है वो भी हमारा है, जनमत संग्रह करा लो, वहां की जनता जहां जाना चाहिए। बहुत सारे लॉजिक होते हैं इनके। ठीक है। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के एक संबंधों के बीच की जो प्रॉब्लम है, एक कश्मीर बांग्लादेश की भी समस्या है। क्योंकि बांग्लादेश जो था पहले, ये था पूर्वी पाकिस्तान। अब जब ये पूर्वी पाकिस्तान था, एक था पश्चिमी पाकिस्तान, तो इन दोनों देशों के बीच में एक संघर्ष होता रहता था। दोनों देशों के बीच में, एक ही देशों के बीच में अंदरूनी संघर्ष होते रहते थे, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान वालों को कहना था कि भाई पश्चिमी पाकिस्तान की जो सभी संसाधन है हमको उसका सुविधा नहीं मिल पाता। तो एक बांग्लादेश की समस्या के कारण उन लोग अपने आप को आजाद करने की कोशिश किए।
तो बांग्लादेश की समस्या एक था क्या कि 1971 में बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी आंतरिक समस्याएं आ गई थी, वही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान वाला। तो बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी और बांग्लादेशियों का समर्थन किया कौन? भारत ने, सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से, बहुत सारे तरीके से। लगभग 80,000 लोग 1971 के युद्ध के समय बांग्लादेश से भागकर भारत में आए थे और जिसको शरणार्थिक रूप में भारत उसको रहना खाना सब चीज का व्यवस्था कर रखा था बांग्लादेशियों को। तो इन्होंने सहायता किया और ये सहायता की वजह से पाकिस्तान अपने ऊपर लिया, भाई ये पाकिस्तान हमारा है, बांग्लादेश का क्षेत्र पाकिस्तान का है, अब भारत इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, तो चलो हम लोग युद्ध करते हैं। तो युद्ध करते हैं नहीं, इन लोग ऑलरेडी भी टेक्निकली भी पहले भी अमेरिका और चीन के साथ मिलकर कुछ ऐसे ही प्लानिंग कर रहे थे कि हमारा जो चिकन नेक है, एक तरीके से जो भारत का नक्शा है सेवन सिस्टर्स है, उसको कुछ प्लान कर रहे थे। तो भारत ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और पूर्वी पाकिस्तान को नया देश बांग्लादेश के रूप में बना दिया। और भारत को उस समय 1971 के युद्ध में रूस ने सहयोग किया था, हथियार से भी और सेना से। तो बांग्लादेशियों को समर्थन किया, इससे क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष बढ़ गया। 1990 के दशक तक आते आते भारत और पाकिस्तान के बीच में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। भाई युद्ध कभी भी हो सकता है, 1971 के युद्ध के बाद अब युद्ध कभी भी हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो संभावनाएं ऐसी बन गई कि जब युद्ध हो सकता है, भाई हथियार चाहिए, तो दोनों देशों के बीच में हथियार की होड़ शुरू हो गई। उसी तरीके के जैसा कि जैसे शीत युद्ध के समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहा था। 1998 में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया, तो ठीक कुछ दिन के बाद पाकिस्तान ने भी चगाई पहाड़ पर परमाणु परीक्षण किया। अब क्या हो गया था, एशिया के ये दो प्रमुख पड़ोसी देश परमाणु संपन्न देश बन गए थे। तो जिसके कारण बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज का और पूर्वी एशिया वालों का नजर भारत पे ज्यादा आ गई। भारत के रूप में, मतलब कि एक भारत उभरता हुआ एशिया का एक देश है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ना आतंकवादी को बढ़ावा देने और कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार देने का आरोप लगाया। कौन? भारत ने, कि भाई तुम आतंकवाद बढ़ाते हो और कश्मीर के लोगों में जो उग्रवादी लोग हैं उसको तुम हथियार सप्लाई करते हो। साथ में 85 से 95 के बीच में खालिस्तान समर्थक जो थे उग्रवादी को हथियार मुहैया कराने का भी आरोप लगाया पाकिस्तान पे भारत ने, कि तुम ऐसा भी करते, जो भी खालिस्तानी समर्थक है उसको भी तुम हथियार मुहैया कराते। भारत ने फिर और भी पाकिस्तान पे क्या आरोप लगाए कि पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है आईएसआई। तो आईएसआई ने बांग्लादेश और नेपाल में भारत के विरोधी आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। कि बांग्लादेश, जैसे अभी की बात करें तो नेपाल या बांग्लादेश, तो ऐसे ये सब है भारत के पड़ोसी देश हो गए हैं, लेकिन अभी भी भारत के खिलाफ वहां पे हिंसा हो रही है। भारत के वहाँ जो पासपोर्ट ऑफिस है उस पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, अभी की डेट है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को, मामलों को लेकर के पहले भी भारत पाकिस्तान पे आरोप लगाता आया है कि हमेशा कभी नेपाल में, कभी बांग्लादेश में तुम लोगों ना विरोधियों को आंदोलन करने में मदद करते हो, जो भारत विरोधी होते हैं उस आंदोलन को हेल्प करते हो। पाकिस्तान ने आरोप क्या लगाया? पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि जो खुफिया एजेंसी रॉ है हमारी, वो बलूचिस्तान और सिंध में समस्याएं बढ़ाने में मदद की। इन्होंने आरोप लगाया कि जो आपकी खुफिया एजेंसी है रॉ, वो हमारे यहाँ आकर के समस्या बढ़ा जाते हैं पाकिस्तान में। तो इसी के बीच में और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक घटना ऐसा होता है कि कुछ जो पॉइंट है, कुछ समझौते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो उसी में से एक था सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता के नाम से दिया गया इसका। और ये 1960 में विश्व बैंक की सहायता से हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। सिंधु जल के हस्ताक्षर किए गए कि कौन पानी कितना उपयोग करेगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे सैन्य संघर्षों के बीच में भी ये समझौता कायम है। लेकिन अब बताते हैं कि अभी लेटेस्ट में 2025 में क्या हुआ। तो सिंधु का जो है, ये देखिए चीन के इस क्षेत्र से सिंधु हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये जो पांच छह नदियां हैं, प्रमुख नदियां जो हैं, उसके जल को लेकर के जो पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, तो ये सबको जल के लेके एक समझौता होता है। ये समझौता क्या होता है इस जल में? अगर इस समझौते की बात करें तो कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को कराची में। कब हुआ था? जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के आयूब खान के बीच हुआ था। मध्यस्थता कौन करवाया था? बिचौलिए कौन थे? विश्व बैंक। नदी का बंटवारा कैसे हुआ? तो भारत को जो है ब्यास, रावी, सतलुज मिला और इसका पूरा पानी भारत उपयोग करता है। अब देखिए कि ब्यास, रावी, सतलुज कहाँ है। ब्यास, रावी, सतलुज, तो ये
तीन जो इधर की नदियां हैं, जो पूर्वी नदियां हैं तीन, ये पूर्वी नदियों का पानी का उपयोग कौन करेगा? तो भारत करेगा, ये पूर्वी नदियों को। पूर्वी नदी का पानी उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है। और पश्चिमी नदियां जो था वो पाकिस्तान को मिला। पश्चिमी में कौन कौन? सिंधु, झेलम, चिनाब। लेकिन भारत इन पे भी सिंचाई, बिजली उत्पादन के लिए सीमित निर्माण कर सकता है। सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीन पश्चिमी नदियां जो थी, पश्चिमी नदियां, ये किसको मिली? पाकिस्तान को। और पूर्वी नदियां किसको मिली? भारत को। पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को और पूर्वी नदियां भारत को। ठीक है। लेकिन पूर्वी नदियों का पानी पूरा भारत उपयोग कर सकता है, और पश्चिमी नदियों में भारत सीमित निर्माण कर सकता है, सिंचाई, बिजली उत्पादन, ये सब के लिए निर्माण कर सकता है। हाल के घटनाक्रम में कुछ घटना ऐसा हुआ तो भारत ने कुछ आतंकी घटनाओं के बाद इस संधि को निलंबित कर दिया, और दुनिया में ये सफल जल बंटवारा समझौते में से एक मानी जाती है। तो भारत ने अब रोक दिया कि भाई सिंधु के पानी हम नहीं जाने देंगे। और इसमें भी जो नदियों का पानी है, इसमें 80% भारत को, पाकिस्तान को जाएगा, और 20% भारत को मिलेगा। तो इन नदियों का पानी का भी उपयोग ऐसा था जो पश्चिमी नदियों का। ठीक है। तो ये था सिंधु जल समझौता। इसके बाद एक समझौता होता है ताशकंद समझौता। ये हुआ 10 जनवरी 1966 को। कहाँ हुआ? ताशकंद में। और इस पे पाकिस्तान के, भारत और पाकिस्तान जो है अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये सब के कारण, और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करेंगे और बातचीत करके तय करेंगे। इसलिए किए थे लाल बहादुर शास्त्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 1965 के लड़ाई के बाद हुआ था ये समझौता। तो शिमला समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को फिर हुआ एक शिमला समझौता। इसमें क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध के रूप में एक संधि पे हस्ताक्षर हुआ, जिसमें क्या हुआ कि शिमला समझौता कहा जाता है इस समझौता को। और इसके भारत की तरफ से कौन थे? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये तीन प्रमुख समझौते ये थे: सिंधु जल संधि, ताशकंद समझौता, और शिमला जल शिमला समझौता। तो ये तीनों प्रमुख समझौते के बाद भारत के और पाकिस्तान के बीच में कुछ अन्य तरीके से इनको, तो यहाँ पे शिमला समझौता तक आज हम लोग देखते हैं। तो शिमला समझौता जो हुआ था 3 जुलाई 1972 को, और इसके इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। क्या हुआ था इस सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है। थैंक यू।